हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग 2017 के बायोलॉजी के मॉडल पेपर को कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं और साथ ही साथ उसी क्वेश्चन के मदद से मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करूंगा। और ये जो 2017 का मॉडल पेपर है इसको मैं 3 पार्ट्स में कंप्लीट करूंगा और आज ये वीडियो इसका पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। और ये मॉडल पेपर सीरीज आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशन लिया है ताकि जो भी क्वेश्चन बने आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो पाए। और जिस तरीके से आप पहला दिन इस सीरीज को देख रहे हैं इसी तरीके से लगातार यदि आप 15 दिन तक इस सीरीज को फॉलो कर लेते हैं तो आपके तैयारी में काफी बूस्टअप होगा, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का लाइक टारगेट 200 को जल्दी से जल्दी अचीव करें, मिनिमम कम से कम 200 लाइक कंप्लीट करें और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि यदि हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं तो हम लोगों को भी उसका कुछ अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी के बारे में बता दूं कि आपका टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी के नाम से बना हुआ है। आप इस चैनल को जाइए ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहीं पे आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलते हैं और क्लासेस जो भी चलती है उसके फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स मिलते हैं और साथ ही साथ आपको रेगुलर क्विज भी अब देना शुरू हो गया है। तो ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना मस्ट है, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और मैं बता दूं कि क्लास जो क्वेश्चन है वो बुक के फोटो क्लिक करके मैंने नहीं लिया क्योंकि उससे क्वालिटी खराब हो जा रहा था जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन को टाइप किया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत न हो। ये सारे क्वेश्चन अरिहंत बुक के 2017 के मॉडल पेपर से ही लिए गए हैं, एकदम सीक्वेंस में आप मिला सकते हैं। बस फोटो इसलिए नहीं खींचा क्योंकि क्वालिटी उससे खराब हो रहा था, ठीक है। तो चलिए अब बिना बहस के हम लोग अपना पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इंसुलिन के अल्प स्रवण से होता है। देखिए इंसुलिन एक क्या है, हार्मोन है और उसका अल्प स्रवण यदि इंसुलिन का स्रवण क्या हो जाए, कम हो जाए तो क्या होता है, डायबिटीज होता है। ये तो आपको पता है, ये क्या है, ये मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि इंसुलिन का जब कमी हो जाता है, अल्प स्रवण होना मतलब क्या हुआ, इंसुलिन का कमी हो गया। और इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होती है, डायबिटीज। लेकिन किस टाइप का डायबिटीज, तो भैया डायबिटीज मेलिटस नाम का बीमारी होता है। किस टाइप का बीमारी, डायबिटीज मेलिटस नाम का बीमारी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे। जो इंसुलिन है इसका स्रवण आखिर होता कहां से है, इसका काम क्या है, तो इसका स्रवण हमारे अग्नाशय से होता है। किसके द्वारा, अग्नाशय से। अग्नाशय क्या है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है, एक प्रकार का हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। क्यों हेटेरोक्राइन बोलते हैं, क्योंकि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के जैसा बिहेव करता है। जो इंसुलिन है वो अग्नाशय के एंडोक्राइन पार्ट से रिलीज होता है और अग्नाशय के एंडोक्राइन पार्ट को हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंक्स कहते हैं। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंक्स के अंदर एक बीटा सेल नाम से होता है। क्या होता है, बीटा सेल। और उसी बीटा सेल के द्वारा क्या रिलीज होता है, इंसुलिन रिलीज होता है। और वो इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया। अब देखिए क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। कि और एक चीज मैं समझा देता हूं। देखिए आखिर इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस क्यों होता है, तो सभी को पता होगा कि डायबिटीज में क्या होता है, ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है डायबिटीज मेलिटस में ब्लड में शुगर का लेवल, क्योंकि इंसुलिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इंसुलिन ही ना ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल को कम करता है। जब कम करने वाला ही कम हो गया तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तो वास्तविक बात है कि बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इंसुलिन के अल्प स्रवण यानी इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी को हम लोग डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। और उससे रिलेटेड जो बातें थी वो मैंने क्लियर किया। जो भी बच्चे 500+ प्रश्नकाल सीरीज को फॉलो किए होंगे उनको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विटामिन बी के समूह का सदस्य नहीं है। तो इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि विटामिन बी के सदस्य में होते कौन कौन से। तो चलिए मैं आपको क्लियर स्लाइड दिखाता हूं। देखिए विटामिन बी का केमिकल नेम आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए विटामिन बी को 7 टाइप में बांटा गया है। आप कंटिन्यूअसली देख सकते हैं विटामिन B1, B2, B3,
B5, B6, फिर B7, B12 इस तरीके से होता है और सबका अलग अलग क्या है, केमिकल नेम है, यानी रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन और निकोटिनामाइड या फिर नियासिन नाम है विटामिन B3 का, विटामिन B5 का पेंटाथेनिक एसिड, फिर है विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 का बायोटीन एंड विटामिन B12 का साइनोकोबालामाइन। आप तो डर गए होंगे कि बाप रे इतना इतना याद कैसे रखेंगे, तो भैया कोई टेंशन नहीं है, इसका ट्रिक भी है हमारे पास। आप बस एक सीक्वेंस ध्यान रख लीजिएगा, ये तो सीक्वेंस आपको याद रहेगा ना, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12। बस इस सीक्वेंस पे आप एक ट्रिक याद रखिए, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। क्या? थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। थो मतलब क्या, शुरुआत में B1 होगा तो थो थायमीन, रा मतलब क्या, राइबोफ्लेविन। इस तरीके से आप सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। न्यू मतलब निकोटिनामाइड या फिर नियासिन, पेंट मतलब पेंटोथेनिक अम्ल, और ब मतलब क्या हो, पर मतलब क्या हुआ, पायरिडॉक्सिन, ब मतलब बायोटीन और सा मतलब साइनोकोबालामिन। तो आपको एक लाइन ये याद रखना है, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, और इसको सीक्वेंस में ध्यान रखना है आपको। खुद ब खुद ये सारे केमिकल नेम आसानी से याद हो जाएंगे अगर 1 से 2 बार यदि अच्छे तरीके से आप देखेंगे तो। इसका PDF आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे जाके, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे वीडियो PDF शेयर कर दूंगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि कौन सा विटामिन बी का सदस्य नहीं है, तो देखिए राइबोफ्लेविन, जी हाँ राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं, तो है भाई। फिर टोकोफेरोल, अच्छा चलिए टोकोफेरोल बाद में देखेंगे। साइनोकोबालामाइन, जी हाँ साइनोकोबालामाइन किसका नाम है, विटामिन B12 का, तो है निकोटिन, जी हाँ निकोटिनामाइड या फिर निकोटिन बोले तो ये भी विटामिन बी का सदस्य है। मतलब ये तीनों ऑप्शन क्या था, विटामिन बी का सदस्य था, लेकिन टेकोफेरोल आपको नहीं मिलेगा विटामिन बी में। क्यों? क्योंकि टेकोफेरोल जो होता है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। किसका रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। इसलिए विटामिन बी का सदस्य कौन नहीं है, टेकोफेरोल नहीं है। मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा जो कि खाली विटामिन के बारे में होगा, सारे विटामिन का कंप्लीट डिटेल, क्योंकि विटामिन आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं विटामिन को कंप्लीट डिटेल में एक वीडियो में 1-2 दिन के अंदर डाल दूंगा वीडियो बना के, ठीक है। आप उसको देख लेंगे तो आपको विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्या क्लियर हो गया किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीवाणु में श्वसन एंजाइम कहाँ उपस्थित होते हैं, तो देखिए पहले जीवाणु के कोशिका का बात करते हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरियल सेल में कोई काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो बॉडी, ये जो बैक्टीरियल सेल है उसमें जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है, और यही प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर फोल्ड हो जाता है। क्या होता है, अंदर की ओर फोल्ड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं। और यही मीजोजोम का काम क्या होता है, श्वसन एंजाइम, श्वसन करना, इसका काम क्या होता है, श्वसन करना। श्वसन में ये खास करके मदद करता है। तो इसलिए जो श्वसन एंजाइम कहाँ होगा, यही मीजोजोम में होगा। और मीजोजोम किससे बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली से ही ना बना हुआ है। आप जो देख रहे हैं ये मीजोजोम, वो किससे बना हुआ है, प्लाज्मा झिल्ली से ही बना हुआ है। प्लाज्मा झिल्ली के इनफोल्डिंग से बनता है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली में। तो जीवाणु में जो श्वसन एंजाइम होता है वो कहाँ होता है, प्लाज्मा झिल्ली के मीजोजोम में होता है। अगर अब मीजोजोम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं मीजोजोम के बारे में कुछ बातें बता देता हूं। देखिए ये जो मीजोजोम है, मान लीजिए कि ये बाहर से सेल वाल है यानी कोशिका भित्ति है, उसके बाद अंदर से कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका भित्ति तो बाहर रहती ही है, उसके बाद क्या होता है, कोशिका झिल्ली अंदर होती है। वही कोशिका झिल्ली अंदर की ओर क्या हो जाती है, इनफोल्ड हो जाती है, और वो मीजोजोम नाम का स्ट्रक्चर बनाती है। तो मीजोजोम के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मीजोजोम्स आर द इनफोल्डिंग इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से है और वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर अंदर की ओर इनफोल्डिंग मतलब अंदर की ओर फोल्ड कर जाए सेल में, तो उसको हम लोग मीजोजोम कहते हैं। वो रिच इन एंजाइम दैट हेल्प्स टू परफॉर्म फंक्शन लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, DNA रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन। मतलब जो बैक्टीरियल सेल में, किसमें, जीवाणु कोशिका में जो ये मीजोजोम है, इसमें
कितने तरीके के एंजाइम होते हैं? बहुत सारे, जैसे रेस्पिरेशन यानी श्वसनीय एंजाइम होते हैं, रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम होता है और सेल डिवीजन करने के लिए भी एंजाइम होता है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि कोशिका जीवाणु कोशिका में जो मीजोजोम है यानी प्लाज्मा झिल्ली है वो किस किस चीज में मदद कर सकता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में और सेल डिवीजन में। ठीक है, ये तीनों फंक्शन में मदद करता है। तो इस तरीके से आपको यदि क्वेश्चन आएगा जीवाणु कोशिका में तो आपको इस तरीके से डील करना है। मैं कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय के किस भाग में अशुद्ध रुधिर होता है? देखिए, हम जो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ये आपको पता होगा कि 4 कक्ष होते हैं, जो कि मैं दिखाता हूं। देखिए 4 कक्ष हैं, 4 कक्ष 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से हमारे हृदय को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कितना? 2 भागों में, एक साइड ये, एक साइड ये। एक साइड वाले को लेफ्ट साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्ट साइड। इसी चीज को मैं इस डायग्राम में क्लियर करता हूं। जैसे इस तरफ के भाग को क्या कहते हैं? लेफ्ट। इस टाइप के भाग को राइट। लेफ्ट मतलब क्या हुआ? बायां भाग, और ये दाहिना भाग। तो हमारे हृदय का जो दाहिना भाग और बायां भाग है वो आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं, मैं हर तरीके के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। देखिए, जो हमारा हृदय है उसका अगर हम लोग क्या बात करें, दाहिना भाग का बात करें, तो ये क्या काम करता है और लेफ्ट काम। देखिए, मैं एक ट्रिक बताता हूं कि जो अशुद्ध रक्त होता है वो किस साइड होता है? तो दाएं भाग में होता है। किस भाग में? दाएं भाग में। कैसे आप ध्यान रखेंगे? देखिए, हम लोग कोई भी शुद्ध काम करते हैं तो किस हाथ से करते हैं? राइट साइड से, राइट हैंड से, यानी दाहिने भाग से। लेकिन हृदय में क्या होता है? उसका उल्टा होता है। हृदय में क्या होता है? उसका उल्टा होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी अच्छा काम करते हैं तो दाहिने हाथ से करते हैं, लेकिन हृदय में जो अशुद्ध रक्त होता है दाहिने साइड में होता है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हृदय में क्या होता है? उल्टा होता है। अशुद्ध चीज दाएं भाग में होते हैं और शुद्ध रक्त किस में होते हैं? लेफ्ट भाग में होता है। क्या क्लियर हुआ आपको सभी को? क्या सभी को याद रह जाएगा? फिर से मैं एक बार क्वेश्चन क्लियर करता हूं कि मनुष्य के हृदय के किस भाग में अशुद्ध रुधिर होता है? तो दाहिने भाग में होता है। दाहिने मतलब क्या? राइट साइड में। और अब आपको क्वेश्चन क्या बन सकता है कि राइट साइड का फंक्शन क्या? राइट साइड क्या काम करता है? तो ये जो राइट साइड में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त कहाँ आएगा? हमारे शरीर के अन्य कोशिकाओं से आएगा, फिर वो कहाँ चल जाएगा? फेफड़ा में साफ होने के लिए, खून को ऑक्सीकृत करने के लिए। तो राइट साइड में क्या होता है कि रिसीव करता है ब्लड को। कहाँ रिसीव? कैसे ब्लड को करता है? डीऑक्सीजनेटेड, यानी क्या? अशुद्ध रुधिर को रिसीव करता है और वो कहां भेजता है? लंग्स में। कहां भेजता है? लंग्स में, ताकि वो खून को साफ कर पाए। और ये लेफ्ट पार्ट क्या करता है? उसी खून को क्या करता है? अच्छे खून को एक्सेप्ट करता है। कहां से? कहां से रिसीव करता है? ये लंग्स से रिसीव करता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो राइट साइड है ये दाहिने भाग है। ये दाहिना भाग में खराब खून आता है, फिर वो फेफड़ा में जाता है, फिर फेफड़ा से लेफ्ट भाग में जाता है यानी बायां भाग में जाता है, और बायां भाग में शुद्ध रक्त आता है। फिर बायां भाग से हमारे शरीर के अन्य कोशिका तक रक्त पहुंचती है। तो क्या आपको क्लियर हो रहा है सारे कॉन्सेप्ट? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन मैं क्लियर करूंगा। चलिए, मूत्र का पीला रंग होता है, ये क्वेश्चन मैंने कराया था 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज में। फटाफट से भी बच्चे आंसर दें। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? क्योंकि यूरोक्रोम की उपस्थिति होती है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रिया का नियंत्रण केंद्र हाइपोथैलेमस में स्थित नहीं है? तो आपको पता होगा कि हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है जो कि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी और पीनियल, उसमें से हमको किसके बारे में बात करना है? हाइपोथैलेमस के बारे में। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा इस ऑप्शन में से केंद्र ऐसा चीज है जिसका कि केंद्र हाइपोथैलेमस में नहीं है? तो देखिए, जो हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है वो क्या होता है, पहले ये समझना पड़ेगा। तो ये जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, इसका काम ये क्या करता है? हमारे अंदर भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, ये 3 चीज। अगर आपको भूख लग रही है तो उसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। प्यास लग रही है वो भी, और टेम्परेचर कंट्रोल, सबसे बड़ी मेन बात है कि हमारे शरीर में ताप नियंत्रण भी कौन करता है? तो वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? भूख, प्यास और ताप नियंत्रण करना। लेकिन क्वेश्चन यहाँ क्या है? क्वेश्चन यहाँ क्या है आप क्लियर से देखेंगे। क्वेश्चन है कि नहीं, हाइपोथैलेमस में कौन सा स्थित नहीं है? तो स्मृति एवं अधिगम का काम हाइपोथैलेमस का कोई रिलेशन नहीं है। हाइपोथैलेमस से कोई लेना देना नहीं है स्मृति और अधिगम से। ठीक है, मतलब याद रखने
वाली बातें हाइपोथैलेमस से रिलेटेड नहीं होती है। हाइपोथैलेमस का काम है भूख, प्यास एवं ताप नियंत्रण को कंट्रोल करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आवृत्ति प्रवाह निम्न में से किसकी कमी से होता है? देखिए आवृत्त प्रवाह से पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए आवृत्त प्रवाह उसको कहते हैं जब मान लीजिए कोई लड़की है, तो लड़की में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। आप लोगों को सभी को पता होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़कियों में होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में शुरुआती 5 दिन कौन सा फेज होता है? वही आवृत्ति प्रवाह फेज होता है, जिसमें कि क्या होता है? लड़कियों को ब्लीडिंग होता है। शुरुआती जो आवृत्ति प्रवाह का काल होता है कितना? 3 से 5 दिन का होता है। और इस 3 से 5 दिन में क्या होता है? प्रवाह होता है, यानी क्या होता है? ब्लड का फ्लो होता है, लड़कियों का ब्लड लॉस होता है, ब्लड रिलीज होता है। ठीक है, तो आपको क्लियर समझना पड़ेगा कि ये आवृत्ति प्रवाह, मेरे ख्याल से आप सभी समझ गए कि पीरियड का जो शुरुआती दौर जहां पे क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है, यानी मतलब खून बाहर आता है, तो उस फेज को ही हम लोग आवृत्ति प्रवाह कहते हैं। तो ये किस हार्मोन के कमी से होता है? तो भैया जब लड़कियों के शरीर में प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन कम हो जाता है, तब यह आवृत्ति प्रवाह होता है। और यह हर महीने क्रिया चलती है। जब भी लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो उसमें आवृत्ति प्रवाह होगा। आवृत्ति प्रवाह होने का कारण है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कमी। देखिए आपको एक यूट्रस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे। आपका जो ये लड़कियों का यूट्रस होता है, यूट्रस में जो 3 वाल होते हैं, कितने वाल होते हैं? 3 वाल। सबसे बाहरी दीवार को हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं, बीच वाले दीवार को मायोमेट्रियम कहते हैं, और अंदर वाली दीवार को एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्लियर? सबसे पहला क्वेश्चन यही समझ में आ गया कि हमारा जो यूट्रस है उसमें कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। पहला लेयर को बाहरी लेयर को पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। हो सके तो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सीक्वेंस पूछ दे कि भैया बाहर से अंदर की ओर अगर हम आएंगे यूट्रस में वाल के थ्रू तो क्या सीक्वेंस होगा? तो सबसे पहला पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम, देन एंडोमेट्रियम। और फिर जो ये आवृत्ति प्रवाह में क्या बाहर निकलता है? तो यही एंडोमेट्रियम टूट के बाहर निकलता है। कौन सा? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आवृत्ति प्रवाह में यूट्रस के कौन से दीवार बाहर निकलते हैं टूट के? तो वो एंडोमेट्रियम ही टूट के बाहर निकलता है। और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना किसका काम है? किसी बच्चे को पता है? एंडोमेट्रियम को जो मेंटेन करता है, यानी एंडोमेट्रियम को जो मेंटेन करके रखता है, वो काम होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। क्या? प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करना मतलब उसको संभाल के रखना, उसको टूटने नहीं देना। तो प्रोजेस्टेरॉन का काम है कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखे। लेकिन यही हार्मोन जब प्रोजेस्टेरॉन कम होता है तब वो एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रह पाता है, और वो धीरे धीरे टूट के बाहर निकल जाता है ब्लड के फॉर्म में। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि आवृत्ति प्रवाह क्या होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके शुरुआती 3 से 5 दिन को आवृत्ति प्रवाह कहते हैं, जहां पे ब्लड का फ्लो होता है। और ब्लड फ्लो में हमारे यूट्रस का सबसे इनर लेयर टूट के बाहर निकलता है। वो कौन सा है? एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन करता है? कौन बना के रखता है? प्रोजेस्टेरॉन। इसी कारण से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जब कमी होता है तो लड़कियों में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज में करवाया हुआ है, तो देख लीजिए आप लोग सभी आंसर दीजिए कि यूरिया का मैंने इस तरीके से करवाया था कि यूरिया का निर्माण हमारे शरीर में कहां होता है? तो यकृत में। तो किससे होता है? अमोनिया से ही ना यूरिया बनता है। किससे बनता है? अमोनिया से। तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन हमारे यकृत में होता है कुछ इस तरीके से। CO2 प्लस 2 को क्या NH3 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो यूरिया बन जाता है CONH2 ये सारी बातें मैंने 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज में बता चुका हूं कि यूरिया का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये देखिए बात ऐसी होती है कि ये जो यूरिया बनता है कहाँ? यकृत में। यकृत में ये यूरिया बनता है, देन वो किडनी में जाता है। कहाँ जाता है? किडनी में। और किडनी से वो कहाँ? यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इस साइकिल को ये जो लीवर है, यकृत है, उसमें जिस साइकिल के द्वारा यूरिया बनता है, एक प्रवाह के द्वारा यूरिया बनता है, उस साइकिल को हम लोग ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका यकृत में जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है उस किस साइकिल के द्वारा होता है? तो ऑर्निथीन साइकिल के द्वारा होता है। और ऑर्निथीन साइकिल को यूरिया साइकिल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंड। यहां में मंडे नहीं होगा, मंड होगा। क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है। मंड तथा प्रोटीन दोनों का पाचन किसके द्वारा होता है? देखिए मंड माने स्टार्च, स्टार्च माने कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? और प्रोटीन आपको पता है कि प्रोटीन क्या है। तो मंड तथा प्रोटीन दोनों का पाचन किसके द्वारा होगा? तो देखिए अगर मंड रहता सिर्फ तो मंड का पाचन तो भैया टाइलिन भी करता है, जिसको हम लोग सेलिवरी एमाइलेज कहते हैं। और सेलिवरी एमाइलेज मुंह में ही पाया जाता है, जो कि सेलिवरी ग्लैंड से निकलता है। और सेलिवरी एमाइलेज लगभग 30% खाने को, 30% मंड को मुंह में ही पचा देता है। लेकिन यहाँ वो नहीं पूछ रहा है,
लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे सवाल ये है कि मंड तथा प्रोटीन दोनों का पाचन कौन करता है, तो भैया अग्नाशयी रस। कौन करता है, अग्नाशयी रस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अग्नाशयी रस ही मंड तथा प्रोटीन दोनों का पाचन कर पाता है। अब अग्नाशयी रस कैसे प्रोटीन पाचन करता है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। देखिए अग्नाशय कैसे करता है, ये है हमारा अग्नाशय, ये क्या है, पेनक्रियाज। और ये पेनक्रियाज अपना जो भी जूस होता है, अग्नाशयी रस है, वो डुओडेनम में निकाल देता है, डुओडेनम में छोड़ देता है। और डुओडेनम किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत का 3 भाग है, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो इसी डुओडेनम को हम लोग छोटी आंत कहते हैं। तो यही छोटी आंत में सारा रस आता है। और आपको पता है कि छोटी आंत में ही मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पाचन क्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत में। किसके द्वारा हुई, तो अग्नाशयी रस के द्वारा। ठीक है, तो मंड तथा प्रोटीन दोनों का पाचन अग्नाशय रस के द्वारा हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनीसिया संबंधित है। ये जो एमनीसिया नाम का बीमारी है, ये स्मृति में कमी से संबंधित है। यानी किसी का मेमोरी लॉस होने लगता है। मेमोरी लॉस कहने का अर्थ हुआ कि जो चीजें भूलने लगते हैं, उनको ज्यादा देर तक याद नहीं रहता है, या फिर याद किए हुए चीज को मतलब भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस हो जाता है। तो उस बीमारी को हम लोग एमनीसिया कहते हैं। और थोड़ा सा एमनीसिया के बारे में समझेंगे तो हम लोग समझ सकते हैं। When a people lost their ability to memorize data, have amnesia, मतलब हुआ कि अपने मेमोरी डाटा को क्या, मेमोराइज डाटा को यानी मेमोरी को वो क्या कर जाता है, लॉस कर जाता है, यानी याददाश्त खो जाता है। ठीक है, एमनीसिया रेफर्स टू इनएबिलिटी टू रिकॉल इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि हमारे जैसे मेमोरी में जो भी डाटा स्टोर है उसको रिकॉल नहीं कर पाता, मतलब याद नहीं ला पाता है। और एमनीसिया इस तरीके से लॉस ऑफ मेमोरी को हम लोग कह सकते हैं। यानी अगर स्मृति की कमी हो गई, याद रखने की क्षमता कम हो गई, तो उसी बीमारी को हम लोग एमनीसिया के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, जो नर्व फाइबर्स होते हैं यानी तंत्रिका तंतुएं होती है, उनका क्षय होने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक दंड में कुल कशेरुकों की संख्या कितनी होती है। तो भैया कशेरुक दंड, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम, इंग्लिश में बोले तो वर्टिब्रल कॉलम, और कशेरुक दंड को एक और नाम मेरुदंड भी बोला जाता है। और आप पीछे वाली हड्डी जो है इसको हम लोग कशेरुक दंड कहते हैं। इसमें टोटल कुल कितनी हड्डियां होती है, तो कुल 26 हड्डियां होती है। अब ये 26 कैसे होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी चीजें मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं, ये सब चीजें एनसीईआरटी में दे रखी है क्लास 11th के बायोलॉजी में। तो आपको ध्यान रखना है कि कशेरुक दंड में कुल कोशिकाओं की संख्या कितनी, कशेरुकों की संख्या कितनी होती है, 26। और कैसे होती है 26, मैं वो गिनवाता हूं। ये जो देखिए कशेरुकी दंड को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, 5 भाग में बांटते हैं। पहला भाग को हम लोग सर्वाइकल कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा। दूसरे भाग को हम लोग थोरेसिक वर्टिब्रा, और तीसरे भाग को लंबर वर्टिब्रा, और चौथा सैक्रम, और पांचवा कोकिजियल वर्टिब्रा। ठीक है, अगर मैं डायग्राम क्लियर, हाँ ठीक है, चलिए। अब सर्वाइकल में कितने होते हैं, 7, फिर इधर कितने होते हैं, 12, फिर इधर कितने होते हैं, लंबर में 5। ये आपको ध्यान रखना है कि लंबर में कितने होते हैं, 5। ठीक है, फिर जो सैक्रम होता है वो 5 को होता है, लेकिन सब क्या हो जाता है, इकट्ठा होकर फ्यूज हो जाता है, जिस कारण से उसको एक ही गिना जाता है। और कोकिजियल भी क्या होता है, 4 होता है, लेकिन सब फ्यूज्ड होता है, तो एक ही गिना जाता है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि 12 7 19, 19 5 24, 25 26। इस तरीके से आपको पता चल गया कि टोटल कितने हैं वर्टिब्रल कॉलम में, यानी कशेरुकी दंड में कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है, टोटल 26। ओके, सर्वाइकल वर्टिब्रा में पूछ देगा, सर्वाइकल कशेरुकी में कितना होता है, 7 को होता है। थोरेसिक वर्टिब्रा में कितना होता है, थोरेसिक में कितने होते हैं, 12, और लंबर में 5। ये तीनों कम से कम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकरकंद का खाने योग्य भाग होता है। तो चलिए भाई, शकरकंद को आप खेत से उखाड़ के देखेंगे तो कुछ इस तरीके का होता है, और इमेज से आपको पता चल रहा है कि शकरकंद के किसको खाया जाता है, जड़ को खाया जाता है। और जड़ को क्या कहते हैं विज्ञान के भाषा में, मूल कहते हैं। यहाँ टाइप गलत हो गया, देखिए टाइपिंग पे आप लोग फोकस मत कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में मूल, देखिए यहाँ मूल्य लिखा गया, यहाँ टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, हिंदी टाइपिंग काफी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, शकरकंद खाने योग्य भाग जो होता है वो क्या होता है, मूल होता है, बस इतना से समझ जाइए। अब आपको ये फंसाने के लिए दे दिया अपस्थानिक कंदिल मूल। जी हाँ, आप ध्यान रख सकते हैं कि शकरकंद का खाने योग्य भाग क्या होता है, मूल होता है। उसी को आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अपस्थानिक कंदिल मूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जड़ जो खनिज पदार्थ को अवशोषित किया उसको पत्ती तक कौन पहुंचाएगा, तो ये काम जाइलम करता है। ये काम कौन करता है, जाइलम के द्वारा ये कामें होती हैं। अब जाइलम और फ्लोएम के काम को थोड़ा सा आप डिटेल में समझेंगे, मैं जूम करके दिखाता हूं, टेक 1 सेकेंड। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के काम को आपको याद रखना है। ये देखिए जाइलम है, फ्लोएम है। आपको थोड़ा सा हार्ड लेक्चर लग रहा होगा, लेकिन हार्ड लगने वाली बात नहीं है। आप शुरुआती 5-6 लेक्चर देखोगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर वही कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। फिर कभी अगर जाइलम से क्वेश्चन आया तो आपको छूटेगा नहीं ना। ऐसा मेरा टारगेट होता है कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो आपका कम से कम इतना जान लीजिए ताकि आप वहां पे ऑप्शन को भी छांट के आंसर टिक कर सके। ठीक है, यही तरीका होता है एग्जाम में, मतलब अच्छे मार्क्स लाने का। देखिए जाइलम है, जाइलम का काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स, किसको, जल एवं खनिज पदार्थ को जड़ से पौधों की ओर लेके जाना। इसका डायरेक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकता है कि नीचे जड़ से पत्तियों को ऊपर लेके जाना, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में वर्क नहीं कर सकता है, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में। लेकिन यही फ्लोएम का काम क्या है, ये दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है, टू फ्लो डायरेक्शन, यानी ऊपर भी खाना लेके जा सकता है, नीचे भी। देखिए फ्लोएम का काम होता है फ से फ्लोएम, फ से फूड। हमारा भाई देसी तरीका याद रखने का होता है, ज से जाइलम है ना, ज से जल, तो जाइलम का काम है जल और खनिज पदार्थ को, और फ्लोएम का काम है क्या, फूड को और वाटर एंड फूड। जो भी फूड, देखिए जो फूड जो फ्लोएम में बहता है वो भी पानी में ही मिलके बहता है, डायरेक्ट सूखा सूखी फूड नहीं जाता है। लेकिन मेनली जो अगर पूछ दे आपके एग्जाम में कि जल का संवहन किसके द्वारा होता है पौधों में, तो वो हो जाएगा जाइलम के द्वारा। ठीक है, जल और खनिज पदार्थ का जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा फूड का, मेनली किसका, फूड का, बस किस में घुल के जाता है, वो वाटर में घुल के जाता है। ठीक है, और फ्लोएम में जो डायरेक्शन होता है फ्लो का, जो दिशा होता है, ये सब भी क्वेश्चंस आते हैं, वो द्विदिशीय होता है, मतलब ऊपर की ओर भी जा सकता है, मतलब जो पत्ती जड़ से खाना पत्ती की ओर भी जा सकता है और पत्ती से खाना जड़ की ओर भी आ सकता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, और बस इतना चीजें याद रखना है। जाइलम का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल को फ्लो मतलब ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का काम है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। जाइलम काम एक ही डायरेक्शन में कर सकता है, फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में काम करता है। तो क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसाहारी होते हैं। सबसे पहले मांसाहारी, देखिए आपको मैं फूड चेन बताऊंगा। देखिए फूड चेन ये आपको पढ़ना होता है, आहार श्रृंखला, एक तरीके से इसको क्या कहा जाता है, आहार श्रृंखला। आप किसी भी टाइप का आहार श्रृंखला को ले लीजिए, मैंने 3 टाइप के आहार श्रृंखला को लिया है। आहार श्रृंखला एक ऐसा है कि ये कॉर्न है, घास है, घास को कौन खाता है, चूहा, चूहा को कौन खाएगा, आउल या फिर बिल्ली। यहाँ पे बिल्ली भी हो सकता था, आउल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्ली। ठीक है, इस तरीके से यहाँ कैरोट ग्रास है, उसको रैबिट खाएगा, रैबिट को फॉक्स, फॉक्स को लायन। इस तरीके से मैंने फूड चेन लिया है। तो आप मांसाहारी की बात कर रहे हैं ना, मांसाहारी की बात कर रहे हैं, तो फूड चेन में देखिए मांसाहारी क्या है। तो आपको मैं फूड चेन में क्वेश्चन कैसे बनता है ये थोड़ा समझाता हूं कि उपभोक्ता कौन है। देखिए उपभोक्ता वो होते, देखिए उत्पादकता, एक होता है उत्पादक, उत्पादक यानी जो खाना एक्चुअली में बनाता है, वो है हरे पौधे। जितने भी हरे पौधे हैं वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। जितने भी हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा कि फूड चेन यानी आहार श्रृंखला में जो हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। ठीक है, फिर अगर आपका पूछ दे कि शाकाहारी, देखिए चूहा क्या है, शाकाहारी है, रेबिट क्या है, शाकाहारी है, और ग्रास ऊपर क्या है, शाकाहारी है। तो शाकाहारी क्या होते हैं, तो अब यहां से हम लोग उत्पादकता का बात नहीं करेंगे, अब उपभोक्ता का बात करेंगे, क्योंकि उत्पादकता ये हरे घास वाली बात होती है। और ये जो द्वितीय का, अब ये क्या हुआ, प्राइमरी क्या कहते हैं, एक सेकेंड, प्राइमरी, ये क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, ये सब क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि जितने आहार श्रृंखला में जितने भी हरे पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं, क्या उत्पादक कहलाते हैं। और जितने भी आहार श्रृंखला हैं उसमें जो शाकाहारी है, शाकाहारी क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि पहला उपभोक्ता है ना, इस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर जितने भी मांसाहारी हैं, चाहे ये भी मांसाहारी, ये भी मांसाहारी, ये भी मांसाहारी, तो प्राथमिक के बाद क्या हुआ, द्वितीयक, तो द्वितीयक उपभोक्ता, ये भी द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। और साथ में उसके बाद जितने भी उपभोक्ता आएंगे, तृतीयक, जैसे सांप, शेर जो भी है, ये सब तृतीयक उपभोक्ता में आएंगे। तो ये सभी
सभी क्या है, मांसाहारी हैं। तो इस तरीके से क्लियर हो गया कि जितने भी मांसाहारी हैं वो या तो क्या होंगे, या तो वो क्या होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता होंगे, या तो द्वितीयक उपभोक्ता होंगे, या तो तृतीयक उपभोक्ता होंगे। या तो द्वितीयक, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, शाकाहारी है, और द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, मांसाहारी है। तो द्वितीयक तृतीयक जो भी है सब, द्वितीयक के बाद जितना भी उपभोक्ता है, द्वितीयक तृतीयक सब मांसाहारी होता है, और प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन देखिए, मांसाहारी क्या है, तो ये प्रायः द्वितीयक अथवा तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। ये द्वितीयक भी हो सकते हैं और तृतीयक उपभोक्ता भी हो सकते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, ये प्राथमिक उपभोक्ता हम लोग किसको कहेंगे, तो प्राथमिक उपभोक्ता हम लोग किसको कहेंगे, शाकाहारी को कहेंगे। ठीक है, और उत्पादक किसको कहेंगे, तो हरे पौधे को कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में विटामिन के तेल जैसे यकृत तेल, कोड तेल प्रचुर मात्रा में कौन से विटामिन में पाया जाता है। देखिए कोई भी तेल हो, जैसे कि मांसाहारी तेल यानी यकृत का तेल या मछली का तेल, वो विटामिन डी में प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन डी के लिए सबसे मेन सोर्स है वो सब। ठीक है, चलिए विटामिन डी के बारे में कुछ डिटेल बातें मैं बता देता हूं। विटामिन डी का नाम क्या है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल नाम है। क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, ये काम क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, और दांत को सड़ने से भी बचाता है विटामिन डी। ठीक है, और इसके कमी से जो बीमारी होता है, रिकेट्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन के कमी से कौन सा बीमारी होता है, रिकेट, जिसको हम लोग सूखा रोग कहते हैं। और इसका जो सोर्स है सूर्य का प्रकाश मेनली रूप से होता है, दूध अंडा भी बोल सकते हैं, और मछली के लीवर का तेल या फिर कॉड लीवर ऑयल। ठीक है, इस तरीके से आपको विटामिन डी में चीजें याद रखनी है। मेन चीजें क्या याद रखनी है, कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है। सूखा रोग क्या कहते हैं, ये क्या करता है, इसका कमी से रोग होता है, और इसका सोर्स क्या है। तो अब मैं देखिए एक विटामिन का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में काफी हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी, और सीएनजी में 90%, 90 से 92 या 95% तक क्या होता है, मीथेन होता है। समझे, सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और उसी को हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहेंगे। तो उसमें मैक्सिमम क्या होता है, मीथेन होता है, लगभग 90% तक मीथेन होता है। यही अगर बात करें एलपीजी का यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तरल पेट्रोलियम गैस की बात करें, तो उसमें मेन कंपोनेंट क्या है, प्रोपेन तथा ब्यूटेन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आज मैंने क्वेश्चन से के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। तो कैसा लगा आपको, मेल इसी तरीके से आपको मैं 15 पार्ट में मॉडल पेपर को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, इस तरीके से डिटेल यदि आप पढ़ेंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जिनको भी अच्छा लगा वो लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि हमारा प्रयास कैसा लगा, क्या इसी तरीके से करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट वे है, क्योंकि अभी हमारे पास समय है, हम लोग समय दे करके अच्छे से चीजें सीख सकते हैं। और जो भी बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, शायद मैं सीयूईटी की तैयारी नहीं करवा पाऊं यहाँ पे, क्योंकि मैंने सोचा था कि 6 से 9 जून के बीच अगर एग्जाम हो जाता है यूपी वाले पॉलिटेक्निक वाले बच्चे का, देन मैं सीयूईटी के लिए स्टार्ट करूंगा। लेकिन एग्जाम जब यूपी पॉलिटेक्निक का 30 जून के बाद हो, 27 से 30 जून में होगा, तो पूरा जून मंथ यूपी पॉलिटेक्निक की ही तैयारी चलेगी। ठीक है, तो इस तैयारी के लिए आपके लिए जो पीडीएफ बनाया गया है, मतलब ये एक डिजिटल बुक बनाया गया है एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्ट, जितने भी बच्चे हैं वो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसको फॉलो करना है क्या, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, एनसीईआरटी बेस्ड है, यहाँ दोनों है 11th एंड 12th, लेकिन आपको सिर्फ 12th के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जिनको भी ये कोर्स लेना है, ये डिजिटल बुक लेना है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। इस डिजिटल बुक का प्राइस है 199 रुपीज। पेमेंट कैसे होगा वो मैं आपको कॉल पे बता दूंगा। फालतू चीजों के लिए कॉल ना करें, छोटी मोटी बातों के लिए, क्योंकि हम लोग भी काफी बिजी रहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आपको बता दें कि उदित फार्मेसी क्लासेस, आप प्ले स्टोर पे ऐप है, वहां पे जा करके आप हमारे उदित फार्मेसी क्लासेस को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फार्मेसी से रिलेटेड मैक्सिमम स्टडी मटेरियल को कवर करते हैं। ये फार्मेसी का नंबर 1 चैनल है। ठीक है, नंबर 1 ऐप है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉडल पेपर के पार्ट 2 सीरीज में, और जल्द ही मैं विटामिन का एक कॉन्सेप्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मैं बायोलॉजी का एक प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ बायो के नाम से, वहां पे मैं थ्योरेटिकल बायो, जैसे कि विटामिन
विटामिन को कवर करूंगा, मैं थ्योरेटिकली क्लियर करूंगा ताकि सारा पोर्शन कवर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मैक्सिमम चीज़ों को कवर करूंगा। आपको बायोलॉजी के लिए टेंशन कहीं नहीं इधर उधर जाना है, आप बायोलॉजी के लिए कॉन्सेंट्रेट रहिए इस चैनल पे। मैं फुल प्रूफ 100% गारंटी देता हूं कि आपका बायोलॉजी अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पास एडिशनल समय मिला है और इस समय का हम लोग फुल यूज करेंगे और पूरा उपयोग करेंगे। और एग्जाम के बाद आपसे मैं जरूर मुलाकात करूंगा कि कैसा रहा आपका एग्जाम, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।